प्रिय साथियों, हमारे जीवन में हमारे जीवन को दशा देने के लिए हमारी परसेप्शंस के, हमारी धारणाओं का, हमारी अवधारणाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारी अवधारणा ही, वास्तविकता नहीं, हमारी अवधारणा ही हमारे जीवन को तय करती हैं, हमारे भविष्य को तय करती हैं कि हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। अतः हमें अपनी अवधारणाओं को, अपनी परसेप्शंस को ठीक से समझना चाहिए, और जहां परसेप्शंस को करेक्शन की जरूरत है वहां परसेप्शन में करेक्शन करने का प्रयास करना चाहिए। आइए एक एक करके इन चीजों को अगले 30 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। योर परसेप्शन क्रिएट्स योर रियलिटी। हम जो परसीव करते हैं या जो अवधारणा बनाते हैं वही हमारे लिए वास्तविकता बन जाती है। वास्तविकता हमारे लिए फिर कुछ और नहीं बचती। दूसरा मैं एक और उदाहरण देता हूं। परसेप्शन इज रियलिटी, फैक्ट्स आर नेगोशिएबल। यह बिल्कुल सत्य कथन है कि हमारे ये जो हमारी अवधारणा है वही हमारी जीवन की वास्तविकता है, और जो जीवन के तथ्य है या जो सच्चाई है वो तो हम बार बार अपने हिसाब से, समझौते के हिसाब से घटाते बढ़ाते रहते हैं, नेगोशिएट करते रहते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं, फिर इसकी बात को समझेंगे। परसेप्शन का कंसेप्ट क्या है? परसेप्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। यह हमारे जो व्यवहार हैं, हमारे जो आचरण है उसको निश्चित करता है। और हम जो सोचते हैं हमारा आचरण वही बनता है, क्योंकि सबसे पहले माइंड में थिंकिंग स्टार्ट होती है, और थिंकिंग के बाद फिर हमारे शब्द बनते हैं। जो हम शब्द बोलते हैं उन्हीं पर हम, और जो एक्शन करते हैं वही लोगों के सामने आता है, और वही धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। और जो हमारी रोजाना की आदत है वही हमारा व्यवहार बनता जाता है। यह बहुत साधारण या सिंपल प्रोसेस है, इसको समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन इसका जो सोचने का तरीका है वह एक घटना के या ऑब्जेक्ट के क्रम पर निर्धारित करता है, और यह आपके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न हो सकता है। कौन कैसे सोचता है, कौन कैसे देखता है, कौन कैसे समझता है, यह उसकी अपनी समझ, उसका पास्ट का एक्सपीरियंस और उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि लोग कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, ये सब उनकी परसेप्शन का खेल है। और परसेप्शन केवल 3 चीजों पर डिपेंड करती हैं। नंबर 1, हमारी एक्सपेक्टेशन, हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या, और हमारे बैकग्राउंड पीछे के क्या है। तो यह सब परसेप्शन का खेल है, और हम अपने जीवन में जो अवधारणा बनाते जाते हैं, जो सोचते जाते हैं, उन्हीं पर काम करते जाते हैं। हम किसी भी घटना को या किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यवहार को कैसे परसीव करते हैं वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। मैं आपको और साधारण तरीके से समझाऊं तो वी कैन से दैट परसेप्शन इज ए प्रोसेस, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। इट इज द बेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स बिहेवियर, और यह व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करती है, और यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन के जीवन में बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल रोल प्ले करती है। हम जैसे सोचते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सब लोग सोचते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की वही कल्चर बनती है और वही काम करने का तरीका बनता है। इसीलिए हमें अपनी अवधारणाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, ये एक परसेप्शन का है। कुछ लोग इसको फ्लैट सोच सकते हैं, कुछ लोग इसको हॉरिजेंटल या कुछ लोग इसको वर्टिकल सोच सकते हैं, जबकि पिक्चर एक है। यह अवधारणा का खेल है। दूसरा, कुछ लोग इसका फ्रंट का हाफ फेस देखते हैं, और कुछ लोग इसे एक साइड का एक फेस देखते हैं। यह अपनी अपनी अवधारणा के ऊपर निर्धारित करता है। तीसरा एग्जाम्पल, कुछ लोग इसे रैबिट देखते हैं, कुछ लोग इसमें डक देखते हैं।
अपनी अपनी अवधारणा। तीसरा, ये जो नंबर जमीन पर पड़ा है, एक तरफ से 6 देखा जा रहा है, दूसरी तरफ से 9 देखा जा रहा है, तो यह अपनी अपनी अवधारणा। ऐसे ही कुछ लोग अपने आप को बिल्ली होते हुए भी शेर की तरह देखते हैं, कुछ लोग अपने आप को शेर होते हुए भी बिल्ली की तरह देखते हैं। यह भी अपनी अपनी अवधारणा है। कुछ लोग इस हाथी के 4 पैर देखते हैं और कुछ लोग इस हाथी के 5 पैर देखते हैं। तो यह अपनी अपनी अवधारणा पर निर्धारित करता है। रियलिटी सबको पता है कि हाथी के 4 पैर होते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसी तरह से एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। किसी गांव में बहुत सारे अंधे रहते थे। उस गांव में एक बार हाथी आ गया, तो सब लोग हाथी को देखने चले। और जब गांव में हाथी आता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। जब कुत्ते भौंकने लगे तो अंधों ने पूछा, क्या बात होगी, आज कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। तो किसी ने कहा कि आज गांव में हाथी आया है। तो सब अंधों ने कहा कि हमें भी दिखाओ, हम भी देखते हैं हाथी कैसा होता है, क्योंकि वो बचपन से अंधे थे। तो वो गए, जब हाथी के पास ले जाकर के उनको छोड़ा, तो जिसने हाथी के दांत को पकड़ा तो उसने कहा, अच्छा, हाथी तीर की तरह नुकीला होता है। जिसने सूंड को पकड़ा तो उसने कहा, अच्छा, हाथी तने की तरह होता है। जिसने पैर को पकड़ा उसने कहा, अच्छा, हाथी खंबे की तरह होता है। जिसने पूंछ को पकड़ा उसने कहा, हाथी रस्सी की तरह होता है। और जिसने हाथी के कान को पकड़ा तो उसने कहा, अच्छा, हाथी सूप की तरह होता है। और जिसने हाथी के पेट पर हाथ फेरा उसने कहा, अच्छा, हाथी दीवार की तरह होता है। तो हाथी एक था, ऑब्जेक्ट एक था, लेकिन सबकी परसेप्शन अपने अपने एक्सपीरियंस से, जो जिसने टच करके देखा, क्योंकि वो डायरेक्ट से देख सकते नहीं थे, तो उनके लिए तो टच करना ही हाथी को समझना था। तो जो टचिंग पावर से उनको लाइफ में सेंसेशन हुआ, उसी से उन्होंने हाथी को डिफाइन किया। और हम अपने जीवन में इस तरह की बहुत सारी परसेप्शंस बनाते हैं। उन्हीं परसेप्शन पर हम अपना जीवन जीते। इसीलिए हमारे जीवन में परसेप्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, महत्व है। नंबर 1, परसेप्शन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। हमारे व्यक्तित्व को बनाने में हमारी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम कैसे सोचते हैं, यह पूरा है। परसेप्शन इज द सेंट्रल इन इंटरप्रिटिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, यह एक सेंटर पॉइंट है। नंबर 3, परसेप्शंस हमारे जो आउटकम है, जो हमारा प्रोडक्टिविटी का पार्ट है, उस जो हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करता है, उसका एक आउटकम है। और उसमें हमारी बायस बहुत, जो हम देखते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 4 है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। यदि आपको किसी को, सामने वाले के व्यवहार को नियंत्रित करना है, बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तो उसकी परसेप्शन को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 5, बिकॉज पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ व्हाट रियलिटी इज, नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ। उनकी परसेप्शन उनकी रियलिटी होती है, वास्तविकता उनके लिए वास्तविकता नहीं होती, उसको वह स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी अवधारणा को तर्क के आधार पर बार बार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए तर्क के आधार पर कहा जाता है कि तर्क एक वेश्या की तरह काम करता है, क्योंकि वो जिसका ज्यादा अवधारणा मजबूत होगी वह अपने विचारों को उस तरीके से अधिक रख पाएगा, जबकि सत्य कुछ और होता है। तो हमारे जीवन में हमारे परसेप्शंस का, हमारी अवधारणा का बहुत बड़ा रोल है। परसेप्शंस में स्टिमुली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। परसेप्चुअल प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्टिमुली इनपुट्स। एनवायरमेंटल स्टिमुली इज कंसर्न्ड विद 5 सेंसेस। जो हमारा एनवायरमेंटल को देखने का तरीका है वो हम 5 चीजों से देखते हैं, जिसको 5 कर्मेंद्रिया कहा जाता है। जैसे हमारी स्किन है, जैसे ईयर है, आई है, नोज है और टंग है। तो यदि आप देखेंगे तो ये 5 कर्मेंद्रियां ही
हमारी परसेप्शंस को डेवलप करती हैं, या तो हम आंखों से देखकर, सबसे ज़्यादा परसेप्शन देखकर, उसके बाद सुनकर, उसके बाद सूंघकर, उसके बाद बोलकर, और उसके बाद हाथ से, स्किन से महसूस कर। एंड दे कम टू अस इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास आती हैं या तो फीलिंग के रूप में, या देखने के रूप में, या सुनने के तरीके के में, या स्मेल के रूप में, या टेस्ट के रूप में हमारे पास आती हैं, और इन्हीं से हम सब अवधारणा बनाते जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग केवल सुन करके बताते हैं कि खाना कितना स्वादिष्ट बना है। ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को बहुत कंट्रोल करते हैं, परसेप्शन को, तभी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं। और हम आज जो इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशनल लाइफ और हमारा ऑर्गेनाइजेशन लाइफ कैसे डिसाइड करती है परसेप्शन, उस पर फोकस है। ये समझते हैं कि ये पांचों सेंस कैसे काम करते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनता है, हाथ टच करके बताता है, जीभ हमारे या मुंह हमारा टेस्ट बताता है, और नाक हमारी स्मेल बताती है। कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो हमारी परसेप्शंस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस करते हैं, टारगेट, परसीवर और सिचुएशन, कि मेरे अपना टारगेट, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं परसीव कैसे कर रहा हूं, और वो सिचुएशन कैसे है। इसको यदि ठीक से देखें तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, फैक्टर इन द परसीवर, एटीट्यूड कैसा है, उसका मोटिव क्या है, उसका इंटरेस्ट या शौक क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और उसकी उस ऑब्जेक्ट से या उस एक्शन से या उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस सोसाइटी से या उस आदमी से या उस कार्य से एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, फैक्टर्स इन द सिचुएशन, टाइम क्या है, वेदर क्या है, वर्क सेटिंग क्या है, और सोशल सेटिंग क्या है। ये चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। नंबर 3 मैं बात करूंगा फैक्टर्स इन द टारगेट। टारगेट में नोवेलिटी, साइज, बैकग्राउंड, मोशन और साउंड। यदि आप इन सब फैक्टर्स को देखें तो यही हमारे अवधारणा को और मजबूत करते चले जाते हैं, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में या ऑर्गेनाइजेशनल जीवन में, संगठनात्मक जीवन में परसेप्शन हमारी लाइफ को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। इसीलिए हमें अपनी परसेप्शन को बार बार ठीक करने की आवश्यकता है। हमारे एक परसेप्शन हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे भविष्य को हिला सकती है। तो इसकी स्टेजेस को समझना कि हमारी अवधारणा की किन किन स्टेजेस से हम गुजरते हैं, या उनके परसेप्शन की स्टेजेस हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करती हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले है कि हम किस का सिलेक्शन करते हैं, किस ऑब्जेक्ट का, किस कृत्य का, या किस मेथड का, किस मशीन का, जो भी है वो हमारी परसेप्शन पर डिपेंड करता है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। और तीसरा, मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं उसे अपने फेवर में देखता हूं या उसको अपने अगेंस्ट में देखता हूं, तब उसकी हम बात करते हैं। तो परसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल में ऐसा कहा जाता है कि एनवायरमेंटल स्टिमुली, सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, फीलिंग्स के बाद हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, और उस इंटरप्रिटेशन के आधार पर ही हमारी अवधारणा या तो खत्म हो जाती है या और मजबूत हो जाती है। तो हम समझते हैं कि सिलेक्शन क्या है। At the stage, an individual gives the selective attention to the information received from the environment. हम कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मैं जैसे बता दूं, जब ट्रेनिंग में लोग जाते हैं तो ट्रेनर सबको एक सा बताने की कोशिश करता है, या क्लास में टीचर सबको एक सा बताता है कौन क्या समझता है। यह उस बच्चे के ऊपर या उस ट्रेनी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही समाज में घटना सबके लिए एक सी घटती है, लेकिन उसको कौन कैसे परसीव करता है, ये उसके सिलेक्शन पर निर्भर करता है।
उसके लिए बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर काम करते हैं, जैसे लाइट, मूवमेंट, साइज, लाउड, नॉइज, लर्निंग एक्सेट्रा। तो ये हमारी सेलेक्टिविटी के कुछ हिस्से हैं कि हम कितने को देखते हैं, कितने को नहीं देखते हैं। जितना हम नीचे से देखेंगे उतना हमें कम दिखेगा, जितने हम हाइट पर जाएंगे, बर्ड आई व्यू होगा, उतना ज़्यादा दिखेगा। तो हम अपने को माइक्रो में देखना चाहते हैं या मैक्रो में देखना चाहते हैं, वो सिलेक्शन सब हम इंडिविजुअली करते हैं। मैं यहाँ एक बात और भी कह दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल मैक्रो पर और मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल या मैक्रो लाइफ के प्रिंसिपल माइक्रो लाइफ पर लागू नहीं होते। इसलिए माइक्रो को माइक्रो की तरह, मैक्रो की मैक्रो की तरह डील करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कभी का किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन हमारी खुशियों को खा जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल की परसेप्शन, इंडिविजुअल की अवधारणा अलग अलग है। उसी से वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसी से उस पर वह कृत्य कर अपने जीवन को सुधारने की या मधुर बनाने की या अपने जीवन में संतुष्टि लाने की, आनंद लाने की, उसको उन्नत बनाने की, उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करता है। ऑर्गेनाइजेशन इन दिस स्टेज इंडिविजुअल प्रोसेस and classifies the available information in a logical manner। यहाँ वह अपने लॉजिक को लगाता है। लॉजिक कौन लगाएगा? जो उसका पास्ट का एक्सपीरियंस है। दिस स्टेज नोन एज ए वी ग्रुप। बहुत सारे लोग मिलकर तय करते हैं ये नहीं यार, ये हो सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप की वॉइस को कैप्चर किया जाता है, व्हाट पीपल फील, व्हाट पीपल थिंक। और यदि आप देखें कि कोई प्रोडक्ट की यदि लॉन्चिंग हो रही हो तो उस समय कस्टमर वॉइस को बहुत ज़्यादा समझा जाता है, सोचा जाता है और उस पर एक्ट किया जाता है। यदि अपने आप जीवन में किसी विज्ञापन को देखें तो वो हमारी अवधारणा को अटैक करते हैं। रियलिटी उस प्रोडक्ट की क्या होती है मैं नहीं जानता, लेकिन वो हमारे माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं कि ये दिस प्रोडक्ट में बी गुड और दिस प्रोडक्ट में बी एवरेज और दिस प्रोडक्ट में बी नॉट गुड। तो हम जो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं वो यहीं से पकड़ते हैं। फाइनली द इंडिविजुअल असाइन द मीनिंग टू द स्टिमुली टू मेक सेंस देम। इट इज हाईली जजमेंटल। अपना अपना व्यक्ति का अपना अपना जजमेंट होता है। कोई एक घटना को पॉजिटिव सोचता है, कोई उसी घटना को नेगेटिव सोचता है, कोई उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, कोई उसी घटना को थ्रेट मानता है। तो ये इंडिविजुअल का अपना अपना सोचने का तरीका है या अपनी अपनी अवधारणा को आगे बढ़ाने का तरीका। इसीलिए हमें जो परसेप्शन में एरर्स घुस जाती हैं, जो फेक पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो मिथ आ जाते हैं, जो झूठ आ जाता है, या जो उसमें दूसरा अपनी बात को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ ऐड कर देता है, उसको समझने के लिए हमें इन एरर्स को उनसे दूर करना आवश्यक है। अब ये एरर क्या आती है? सबसे पहले एरर आती है इल्यूजन, फिर है हेलुसिनेशन, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, सिमिलैरिटी, हॉर्न इफेक्ट, कंट्रास्ट। इनको आइए एक एक उदाहरण से समझते हैं। इल्यूजन, इट मे बी रैबिट और इट मे बी डक। ये हमारे सोचने का है। अब जिसने डक को ज्यादा देखा है वो डक की बात करेगा, जिसने रैबिट को देखा है वो रैबिट की बात करेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वह आपको देखने से आपका इल्यूजन उसमें काम करता है। दूसरा है हेलुसिनेशन। ये आज आर्टिफिशियल एआई में इसका बहुत योगदान है और एआई से हम आज की डेट में दुनिया में वंडर्स पैदा कर रहे हैं और वह सब इसी का हिस्सा है। तो हम परसेप्शन बेस्ड जितनी भी डेवलप करते जाते हैं, जो क्रिएटर के माइंड में परसेप्शन होती है उसी से वह पिक्चर को क्रिएट करता है। फिर उस कैरेक्टर को उसी तरह के रंग, उस तरह के शेप, उस तरह की भाषा वो देकर आगे बढ़ाता है। नंबर 4 है हेलो इफेक्ट, प्रभामंडल, जो माइंड में हमने पहले से बनाया हुआ है कि ये चीज अच्छी है। देवताओं के हमेशा दाढ़ी नहीं होती, मूछ नहीं होती, चेहरा साफ होता है, राक्षसों के सींग होते हैं। तो ये हमने कुछ अपने आप में अपनी कुछ कल्पनाएं बना रखी हैं, तो उनसे हमारा अपना प्रभामंडल बना रहता है और वह हमारी परसेप्शन में होलो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप,
रूढ़ बात था, जो हमने एक बार सोच लिया हम उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो एक ही चीज को एक ही तरीके से सोचते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। वो हमको वही दिखता है, उससे ज्यादा हमारा ज्ञान होता नहीं है और हम उस स्टीरियोटाइप से आगे बढ़ते नहीं हैं। अगली हम बात कर रहे हैं इसी में सिमिलैरिटी। जो एक बार एक ने बोल दिया कि यह गर्म है, तो दूसरा आदमी भी उसे गर्म बोलेगा, ये नहीं कहेगा नॉर्मल है या ठंडा है। या और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की होती हैं, किसी ने कह दिया कि हाँ ये जो बॉस का स्टेटमेंट है वो सही है, वह ठीक से उसमें कुछ करेक्शन करने के लिए या कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए या एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से काम नहीं करता, केवल उसी थॉट को आगे बढ़ाता है। और मैं यहाँ यह बात भी कह दूं कि हमारे साहित्य में इस सिमिलैरिटी को या इन चीजों को, इन परसेप्शंस को दूर करने के लिए बार बार कोशिश की गई है। सुंदरकांड में एक बहुत अच्छा दोहा बाबा तुलसीदास ने इसी सिमिलैरिटी को बेस करके लिखा है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन ही होए बेगी नास। यदि सचिव, वैद्य और गुरु तीनों यदि या तो भय के कारण या लालच के कारण सत्य नहीं बोलते हैं, अर्थात राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो वह सिमिलरिटी का उदाहरण है कि जो एक कहता है बार बार सभी लोग, तो राज्य का, धर्म का और स्वास्थ्य का, तीनों का सर्वनाश हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन चीजों से, जो एरर्स हैं, इनसे बचना चाहिए। तो हमें जो हमें दिखाई दे रहा है उसको ओपनली बोलना चाहिए। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बहुत बात होता है कि हम जब सिमिलरिटी की ही भाव में कि सबके साथ चलिए, अकेले चलोगे तो प्रॉब्लम आएगी, जबकि हर व्यक्ति को अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने के लिए बोला जाता है। तो ये अपने जीवन में हम भी सोचें कि हम किसी की कॉपी ना करें, और जो कॉपी करना है सिमिलरिटी है। आज यदि हम देखें तो व्यक्तित्व की कॉपी सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है, व्यक्तित्व की चोरी सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन इस पर कहीं कोई विवाद, कोई खड़ा नहीं होता। ना तो जिसकी चोरी की जा रही है उसे पता है, या जो चोरी कर रहा है वो उसको तारीफ करता है। कुछ लोग तो ये आज पूछते हैं हु इज योर रोल मॉडल, जबकि ये है मेरे हिसाब से ये सिमिलैरिटी का एक उदाहरण है। अगली बात करते हैं हॉर्न इफेक्ट। एक तरफ प्रभामंडल काम करता है, तो जो हॉर्न का अपोजिट है वो हेलो है, तो हेलो का अपोजिट तो हॉर्न हुआ। तो हम जो पॉजिटिव सोचता है वो हेलो इफेक्ट है, और जो नेगेटिव सोचता है वो हॉर्न इफेक्ट है। तो ये हमारी लाइफ में अपनी सोचने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट। हम जीवन भर यह पढ़ते आए हैं कि व्हाइट पर ब्लैक से लिखा जाता है, तो हम उसी कंट्रास्ट में सोचते हैं, उसी तरह से सोचते हैं। उसमें यह नहीं सोचते कि कभी कभी ब्लैक पर व्हाइट से भी लिखा जा सकता है या कुछ कंट्रास्ट किया जा सकता है। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें हम कंट्रास्ट को यदि बचा सकें तो जो परसेप्शन की एरर है उसको बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं व्हेन परसेप्शन फेल्स। जब परसेप्शन फेल होती है तो हमारे जीवन में क्या होता है, और परसेप्शन बहुत बार फेल होती है, इसीलिए हम जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाकर नीचे गिर जाते हैं या प्लेटो लाइफ हो जाती है। वह परसेप्शन फेल होने का ही कारण है। यदि रियलिटी होती तो हम कभी भी जीवन में नीचे नहीं आते। इसीलिए बिजनेस में बार बार ये कहा जाता है कि आप परसेप्शन से रियलिटी की ओर जाइए, इसीलिए परसेप्शन को करेक्शन की आवश्यकता रहती है। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं जहां परसेप्शन फेल होती है। बडिंग मैनेजर हु फ्लेम आउट to do so because they fail to read the situation properly and act accordingly। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन पैदा हुई जिसको ना तो मैनेजर ने ना बडिंग मैनेजर्स ने ठीक से समझा, सोचा, एनालाइज किया। दे डेवलप पुअर वर्किंग रिलेशनशिप। यदि ऐसा होता है तो पुअर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होती है, और जो उनमें लीडर होता है वो अथॉरिटेरियन बन जाता है, फिर वह लोगों के साथ पार्टिसिपेटिव नहीं रहता और वहां कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है।
कॉन्फ्लिक्ट के साथ है, अपर मैनेजमेंट के साथ। एज ए रिजल्ट देयर कैरियर कम्स टू द स्क्रीचिंग हॉल्ट। तो जो नीचे के लोग हैं उनका जो करियर है वो समाप्त होने लगता है। दिस शुड बी अवॉइडेड एंड दे शुड हैव बीन एबल टू परसीव व्हाट दे शुड बी डन करेक्टली। उन्हें वह बार बार बोलना चाहिए। शुरू में बुरा लग सकता है बॉस को या पीयर्स को या सीनियर मैनेजमेंट को, बट व्हेन यू विल प्रूव राइट यू विल एंजॉय योर लाइफ। तो इसीलिए आपको इसके लिए 3 चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1 इमोशनल मैच्योरिटी, नंबर 2 एबिलिटी और नंबर 3 है कॉम्पिटेंस। तभी आप अपने आप में चेंज ला सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग पर फोकस होना चाहिए। हमें क्या अनलर्न करना है, क्या लर्न करना है, क्या रीलर्न करना है, वह परसेप्शन को बदलने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अगली बात करते हैं वाई परसेप्शन वेरी। प्रत्येक व्यक्ति की परसेप्शन अलग अलग क्यों होती है। यह बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसमें 3 चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। Perception of the same sense may vary from one person to another because person's brain interprets stimuli differently based on that। क्या क्या डिफरेंस है वो? इंडिविजुअल्स लर्निंग एंड मेमोरी। उस व्यक्ति की अपनी लर्निंग क्या रही है और उसकी पुरानी मेमोरी क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसके अनुभव क्या है, उसने क्या देखा, किस तरह का जीवन में उसने उसको एक्सपीरियंस किया। दूसरा है इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग और इमोशंस का उन चीजों से कनेक्टिविटी कितनी है। और तीसरा है एक्सपेक्टेशन। तो इसमें यदि आप देखें तो हमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का प्रयोग करना है, क्योंकि इमोशंस फीलिंग्स हमेशा सबकॉन्शियस माइंड से ही आती हैं और जो हमारी बैक मेमोरी है वह भी उसी से निकल कर आती है। एक्सपीरियंस के हिसाब पर उन अंधों की तरह अपनी ही अवधारणा को बार बार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और उससे हमारा करियर दांव पर लग जाता है। तो हमारी जो अवधारणा है वह हमें कहीं और, हमें अपने जीवन में कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे कि इसके लिए कुछ चार्ट बने हैं। Perceptual control theory of human behavior that says we act to keep our perception of the world within acceptable boundaries। जो हमारी एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज है उन तक ही रखें, उससे बाहर ना जाएं। तो मेरी लिमिट क्या है, लक्ष्मण रेखाएं क्या हैं, वह मैं यहाँ तय कर लूँ। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम कोट क्यों पहनते हैं? क्योंकि ठंडा है इसलिए नहीं, लेकिन क्योंकि वी फील कोल्ड, हमें सर्दी महसूस होती है। और आज तो यहाँ सर्दी नहीं है, वहां भी लोग कोट पहनते हैं बिकॉज दे वांट टू बी ए डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन। तो ये हमारे जीवन के कुछ विषय हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परसेप्शन सिस्टम यदि नॉर्मल है तो कंट्रोल स्ट्रेटेजीज काम कर सकती हैं, और यदि एबनॉर्मल केस में है हमारी परसेप्शन तो वहां सेफ्टी मेजर्स काम करते हैं। जैसे रेड लाइट का एग्जांपल्स मैं यहाँ दे सकता हूँ। रेड लाइट पर हम एबनॉर्मल केस में यदि रेड लाइट तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सेफ्टी मेजर्स हमें रोकते हैं। तो हमें जीवन में क्या क्या चीजें अपनानी है उनको सोचना है, क्या क्या हमें अपने जीवन में बदल सकते हैं। नंबर 1 लर्न हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, उसको कैसे बदलें, सबसे पहले इस पर फोकस होना चाहिए, तब हम अपनी परसेप्शन को ठीक कर सकते हैं। दूसरा है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। दूसरा क्या कहता है उसके एक एक शब्द को सुने और उसको अंडरस्टैंड करें कि उसका क्या मतलब निकलता है, अपना मतलब ना लगाएं, हम अपने आप को न्यूट्रलाइज करते रहें। तीसरा है बी अवेयर ऑफ योर ओन बायस्ड। आपकी अपनी क्या बायस्ड है, आपने पुरानी अवधारणा क्या पाल ली है जो आपको स्टीरियोटाइप बना देती है। नंबर 4 है वर्क टू अंडरस्टैंड व्हाट द अनदर पर्सन इज सेइंग। हम उन कामों को भी करें जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है। नया एक्सपीरियंस
तभी पैदा होगा। नंबर 5 है एम्ब्रेस एम्पैथी एंड सिंपैथी। हम अपने जीवन में एम्पैथी और सिंपैथी के भाव को बहुत अधिक महत्व दें, क्योंकि एम्पैथी उसी के लेवल पर जाकर, उसी के थिंकिंग पैटर्न पर जाकर, उसी के थॉट प्रोसेस को समझकर एम्पैथी की जाती है, और सिंपैथी हम सहानुभूति दिखाते हैं। तो हमें इन चीजों को समझकर अपनी अवधारणाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। और जब हम कभी अपनी अवधारणाओं को नियंत्रित करें तो इन 5 प्रोसेसेस को जो जब जितनी की आवश्यकता में जरूरत पड़े उतना हमें करना चाहिए। इन्हीं से हमारे जीवन की समझा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। मैं कोशिश करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको यह परसेप्शन स्किल चेंज करने में बहुत मदद करेगा।